आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पेपर थ्योरी यानी कि पार्ट 2 का बताने वाला हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। तो जो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए हैं उसके लिए ये वीडियो खास है। तो हम लोग आज जानेंगे क्वेश्चन में कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, इसे नियंत्रित करने के उपाय बतला है, या भारत में 1951 के बाद जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण बताएं, या क्या भारत में जनाधिक्य है, जनाधिक्य की समस्या के निराकरण के उपाय बताएं। तो चलिए हम इस सारे क्वेश्चनों का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है इन सभी क्वेश्चनों का जवाब, और खुद आप लिख सकते हैं अगर एक बार सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या है। तो इसका आंसर है भारत में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो कि 1991 में 84.6 करोड़ से भी अधिक हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनसंख्या मार्च सन 2001 तक बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि आकार में भारत का 7वां स्थान है। विश्व के प्रत्येक 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारतवासी है। इस प्रकार भारत की जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। भारतीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, जो कि इस प्रकार है। पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है ऊंची जन्म दर, यानी कि जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म से है। वर्तमान में यह दर 29.3 है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यह 15 जनवरी में 10, ब्रिटेन में 14 व अमेरिका में 16% है। ठीक है ना, दर जो रेट बता रहा है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, भारत में ऊंची जन्म दर के क्या कारण है। तो पहला पॉइंट इसका है सामाजिक विश्वास, पारिवारिक मान्यता, बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, ईश्वरीय देव मानना, मनोरंजन के साधनों का अभाव, निम्न आय व निम्न जीवन स्तर, जलवायु तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निरोधक सुविधाओं की कमी। इस प्रकार ऊंची जन्म दर से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। और मेरे मानने के अनुसार ये सबसे पहले बात तो ये है जनसंख्या बढ़ने का कारण कि अशिक्षा, यानी कि शिक्षा का अभाव। तो चलिए वो भी एक पॉइंट होगा। तो हम लोग देखते हैं मृत्यु दर में कमी, यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि जन्म तो रोज होता है। चलिए किसी के परिवार में भी देखते हैं, तो आप लोग इसको पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। किसी परिवार में अगर 5 आदमी है तो वहाँ पर 2 बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे, 8 बढ़ जाएंगे, उसके पश्चात 2 की मृत्यु हो सकती है। यानी कि 10-12 बढ़ने पर 1-2 की मृत्यु। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कमी हो गई है। तो मृत्यु दर से अर्थ एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से है। पिछले 80 वर्षों में इस दर में महत्वपूर्ण कमी हुई है। 1911 से 20 के मध्य यह दर 47.2 थी, जो कि 1971 के 80 के मध्य तक 15 पॉइंट, और 1981 से 90 तक 9.7, और 1991 से 1999 में यह 8.7 हो गई थी। इस कमी के कारण अकालों व महामारियों में कमी, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार, स्त्रियों के शिक्षा में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि, मनोरंजन साधनों का विस्तार, अंधविश्वास में कमी, शहरों की वृद्धि तथा जीवन स्तर में सुधार। इस प्रकार मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। ये तो होगा ही, परंतु अब अगला जो पॉइंट है वह है आयु संरचना। देश की आयु संरचना ने भी जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाया है। हमारी 36% जनसंख्या 0.4 वर्ष
के आयु समूह में और 57% जनसंख्या 15.59 वर्ष की आयु में और 7% जनसंख्या 60 और उससे अधिक वर्ष की आयु समूह में स्पष्ट है कि युवा जनसंख्या का बाहुल्य है जिसमें संतानोत्पत्ति अधिक होती है। युवा है तो संतान की उत्पत्ति अधिक होगा ही। अगला जो पॉइंट है वह है अशिक्षा एवं निम्न जीवन स्तर। यही पॉइंट सबसे जो है मेन पॉइंट है। अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण अधिकांश जनसंख्या का शिक्षित न होना एवं उनका निम्न जीवन स्तर होना। अशिक्षित होने के कारण वे रूढ़िवादी और परिवार कल्याण के महत्व को नहीं मानते हैं और साथ ही बच्चों की वृद्धि उनके निम्न जीवन स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती है क्योंकि उनका जीवन स्तर पहले से ही निम्न है। इसके विपरीत उनकी यह धारणा कि बच्चा 7 से 8 वर्ष की होने पर कमाने में सहायक होगा जनसंख्या वृद्धि में अपना योग देती है। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शरणार्थियों का आगमन एवं विदेशियों से भारतीयों का निकाला जाना। 1947 में भारत का विभाजन होने के कारण करोड़ों लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। 1964 में भी पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान से काफ़ी जनसंख्या में शरणार्थी आए। 1971 में भी करीब 1 करोड़ व्यक्ति बांग्लादेश बनने के समय भारत आए थे और इसके बाद श्रीलंका से भी आ रहे हैं। इस प्रकार इन शरणार्थियों के आने से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बसे भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है और वे लोग भारत में ही आकर बस रहे हैं। इन देशों में श्रीलंका, मलाया, ब्रिटेन, बर्मा व किनिया है। इस कारण से भी जनसंख्या में मामूली सी वृद्धि हो रही है। गर्म जलवायु देश की जनसंख्या में वृद्धि गर्म जलवायु के कारण भी है जिस पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं है। भारत की गर्म जलवायु लड़के एवं लड़कियों को कम उम्र में ही बच्चे उत्पन्न करने के लिए परिपक्व बना देती है। जनसंख्या और समस्या का समाधान। भारत में जनसंख्या नीति को अधिक सफलता नहीं मिली है। सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि यहाँ 43% पुनरुत्पादन आयु के दंपति ही इस परिवार कल्याण या योजना के कार्य को अपना रहे हैं। अभी भी कम उम्र के लड़के लड़कियों को शादी हो रही है, विशेष रूप से गांवों में। इस प्रकार जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, पॉइंट को देखते हैं कि जनसंख्या समस्या का समाधान कैसे हो। तो पहला तो पॉइंट वही होगा कि शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, यानी शिक्षा में सुधार लाया जाए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए आवश्यक है कि देश में शिक्षा सुविधा का विस्तार किया जाए। यह एक तथ्य है कि शिक्षित परिवार के सदस्य की संख्या सीमित होती है, अतः अब भारत में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो वह स्वतः ही अपने परिवार को सीमित रखेंगे और इस प्रकार जनसंख्या समस्या के रूप में नहीं रहेगी। नियमों का कठोरता से पालन। लड़के एवं लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु आजकल क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष है। इसका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और नियमों में उल्लंघन करने वाले माता एवं पिता तथा अन्य संबंधियों को उचित सजा दी जानी चाहिए तथा इसका प्रचार किया जाना चाहिए जिससे कि जनमत इनके पक्ष में बन सके। दर से शादी करने वालों को उचित पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न साधनों जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, मेले व नुमाइशों आदि से प्रचार किया जाना चाहिए कि परिवार कल्याण कार्यक्रम उनके व्यक्तिगत हित में है। वंध्याकरण के चिकित्सालयों में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में या घर पर ही यह व्यवस्था हो सके। बांध्याकरण के पश्चात रोगी को प्रभावी उचित देखभाल की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
गर्भ निरोधक के सस्ते साधनों का मुफ्त वितरण उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। बंध्याकरण के लिए स्थान स्थान पर उचित डॉक्टर की सुविधा दी जानी चाहिए। बंध्याकरण वाले डॉक्टर व उनके कर्मचारी उचित रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। अगला है परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रभावी बनाया जाए, ये तो हो चुका है। फोर्थ है अधिक गर्भपात सुविधा। वैसे तो भारत में 1 अप्रैल 1972 से एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी स्त्री अपने गर्भ को पंजीकृत डॉक्टर से गिरवा सकती है। लेकिन भारत में इस प्रकार के अस्पतालों व नर्सिंग होम की कमी है जहां गर्भपात कराया जा सकता है। अधिक कर। कुछ विद्वानों की राय है कि सरकार को ऐसे परिवार पर अधिक कर लगाना चाहिए जिनका परिवार एक सीमा से बड़ा है। ऐसा होने से परिवार को सीमित रखने की भावना जागृत होगी, लेकिन यह विषय विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान इसको अच्छा नहीं मानते। अगला है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि। सरकार को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि लोग वृद्धावस्था या रोगावस्था में सहारा पाने की दृष्टि से संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति से हतोत्साहित होकर परिवार कल्याण कार्यक्रम अपना सके। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है तो ग्रामीण समन्वय एवं परिवार कल्याण योजना में समन्वय। तो इस तरह से आप इसको पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। कृषि एवं उद्योग के उत्पादन वृद्धि। तो आपका जो अगला क्वेश्चन था, क्या भारत में जनाधिक्य है, तो आप लोग इसको देख लेंगे एक बार। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि इसको पूरा दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। और इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो क्या है कि वीडियो लेंदी हो रही थी तो इसको स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि ये वीडियो कैमरा से शूट होता है तो MB ज़्यादा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।